अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Students, here I am teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर सुनेंगे तो होप सो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज काइनेमैटिक्स एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक 2.45 विच इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मोशन को ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्टली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन अबाउट वेरियस क्वांटिटीज। ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है डिफरेंट क्वांटिटीज से इनके रिलेशन को प्रेजेंट करने का। ठीक है, ग्राफ में बेसिकली हम लोग किसी पिक्चर की फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी का जो रिलेशन है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? द क्वांटिटीज बीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। अब ऑब्वियसली वो ग्राफ हमेशा किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लॉट किया जाता है। अब जो दो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उन क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, इनको हम वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? वेरिएबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब वेरिएबल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब ग्राफ पे जो दो क्वांटिटीज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनमें एक हमेशा इंडिपेंडेंट होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, और दूसरी क्वांटिटीज हमेशा डिपेंडेंट होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और वो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम कह सकते हैं कि द क्वांटिटीज विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल। वन द क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर क्वांटिटी ऑफ वैल्यू विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड द डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर ही इन्हिसार कर रही होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है जिसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नाम दिया है। हम इसे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी किस तरह से डिपेंड करती है, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो टाइम है वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम चल रहा है, ठीक है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो टाइम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो टाइम हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप चल रहे हैं, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई टाइम तो कंज्यूम होगा। तो दैट्स मीन जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली है क्या। इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। तो इससे इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन और उनके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करते हैं। अब अगर एक बॉडी का जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, डैट मीन के डैट जो वो बॉडी है, अगर हम कहें कि वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वो दोनों चीजें बिल्कुल सेम ही होंगी।
स्ट्रेट लाइन मोशन अगर होगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस भी इतना ही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होता है, ठीक है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल व्हेन द मोशन इज स्ट्रेट लाइन। अगर तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इंटरचेंजेबल है। Similarly, if the motion is in a straight line, then speed and the velocity are also used interchangeable. Similarly, अगर हमारे पास straight line है तो हमारे पास velocity और जो speed है वो भी आपस में interchangeable है। In a distance time graph, time is taken along a horizontal axis and while the vertical axis shows the distance covered by the object. इसमें हम लोग जो टाइम है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग, ठीक है। जितनी उस बॉडी की स्पीड होगी उतनी ही उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि इस केस में स्पीड और जो वेलोसिटी है उनको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, क्लियर। जिस तरह हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो इंटरचेंजेबल, जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल है, इसी तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो इंटरचेंजेबल, क्लियर स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोग टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस हमेशा शो करता है कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमेशा आप जो डिस्टेंस को शो करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, मतलब जो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलोंग लेंगे, ठीक है। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा हम लोग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ही रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्टिकल जो एक्सिस है वो डिपेंड कर रहा होता है हॉरिजॉन्टल वाली क्वांटिटी के ऊपर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब फर्दर हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0, ठीक है। टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 0 कर रहा है, वो रुका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स टुडे वो कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, अगर हम वहां पे टाइम मेंशन करें तो वो 0 होगा। This is the object at rest, thus a horizontal line parallel to the time axis on a distance time graph. They show the speed of the object is 0. Students, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया। लेट्स सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है, तो इसमें हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैरेलल एक्सिस टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि शो करता है कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 0 है। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो क्या इस ड्यूरेशन में टाइम चलना बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि टाइम कंटिन्यू मूव करता रहेगा। लेकिन इस तरह होगा कि वो कोई डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। टाइम तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा लेकिन वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा होगा। तो इस केस में एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है, जो ये शो करेगी कि टाइम आपका चल रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वहां पे उसी पोजीशन पे लोकेट कर रहा है और वो एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। The speed of object is said to be constant if it covers equal distance in equal intervals of time. हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को तब कांस्टेंट करते हैं when it covers equal distance in equal intervals of time. अगर तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। The distance time graph as shown in figure is a straight line. Its slope given the speed of the object. Consider 2 point A and B are on the graph. Let's suppose हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A and B. Students, x एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने टाइम को लिया, ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग उसने डिस्टेंस कवर किया।
लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर में, नेक्स्ट 10 सेकंड्स में उसने हमारे पास 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट वो पहुंच गया इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज जब टाइम गुजरा 15 सेकंड गुजरा, तो नेक्स्ट 15 सेकंड्स में उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया और वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। नेक्स्ट मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज उसने 20 सेकंड्स में हमारे पास 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया और वो हमारे पास एक नई पोजीशन पर पहुंच गया। इस तरह आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। क्लियर? आपके पास ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बना, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बना, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? इन पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह जो आपके पास एक जो स्लॉप ड्रा हो जाएगी, ठीक है। ये जो स्लॉप है ये शो करेगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्लियर? अब ये ग्राफ से तो हमें क्लियर हो गया कि इस केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो स्पीड कितनी है, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब हमारे पास जो स्लोप होती है वो हमारे पास इक्वल टू होती है, मतलब कि स्लोप हमारे पास है उसका वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मतलब ए बी के दरमियान में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए और बी के दरमियान हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन जो ए और बी के दरमियान हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन हम लोगों ने कवर करनी है। अब स्लोप को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? स्लोप हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसने कितना डिस्टेंस किया ए से बी तक? तो वो हमारे पास था ई और एफ। इन दो पॉइंट्स में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारे पास है ई और एफ। ई के एफ के दरमियान में जितना टाइम था डिवाइडेड बाय उनके दरमियान में टाइम कितना लगा, वो था हमारे पास सी से लेके डी तक, ठीक है। टाइम कवर हुआ सी से डी पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी बुक में भी सेम यही लिखा हुआ है कि उसने ई एफ से लेके सी डी के दरमियान में डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर सी ई और एफ के दरमियान, और सी डी के दरमियान था 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मतलब यहाँ पे स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है। इस केस में जो हमारा ग्राफ ड्रा होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि वो किसी ना किसी पॉइंट पर कर्व हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को मेंशन करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रैंडमली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। In this case, the distance graph is not straight line as shown in fig. The slope of the curve of any point can be found from the slope of tangent at that point. मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज फर्स्टली हम लोग जब स्पीड थी हमारे पास इस पॉइंट पर स्पीड उसकी 5 थी, ठीक है। नेक्स्ट उसने जब 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड मतलब रैंडमली तेज हुई और देन फर्दर हमारे पास स्ट्रेट चली गई। अब टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल या कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब लेट्स सपोज वो लाइन इस पॉइंट पर टच करके इस तरह से पास हो गई है, ठीक है। कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल,
स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, हम लोग टेंजेंट बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं एक पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा, मतलब आप परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। तो परपेंडिकुलर इसमें बेसिकली हमारे पास होगा आर और एस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स मैं एक्चुअली पॉइंट पी पे ग्राफ ड्रा करना चाह रही हूँ। तो ये हमारे पास, अगर हम लोग पॉइंट पी पे करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। अब हम इस रेक्टेंगल के थ्रू, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास ये आ गया आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस। आर एस जो डिस्टेंस था वो हमारे पास था 30, ठीक है, 30 मीटर, और हमारे पास जो क्यू एस के दरमियान डिस्टेंस था वो हमारे पास था 10 सेकेंड्स। तो हम लोगों ने इनके दरमियान जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट पी इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड आई हमारे पास वो हमारे पास इक्वल टू आ गई आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस, ठीक है। आर और एस के, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, डिस्टेंस हमारे पास है 30 मीटर, ठीक है, और जो क्यू एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ हायर एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज ग्रेटर, ठीक है। द स्पीड इज 0 एट द इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। अगर तो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगी तो स्पीड हमारी हायर हो जाएगी, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग होगी तो स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक एग्जांपल है 2.6 फिगर 2.21 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग कार। फाइंड द ग्राफ, फाइंड द डिस्टेंस car has traveled, the speed during the first 5 seconds, average speed of the car, speed during the last 5 seconds। फर्स्टली हम लोगों ने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 40 मिनट्स, ठीक है। हम लोगों ने एक ग्राफ में हमें बुक में ही एक ग्राफ बना के दे दिया गया है। उस बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्टेंस कार का ट्रैवल कर उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो फाइंड आउट करना है। देन हम लोगों ने उसकी 5 सेकंड्स के दौरान स्पीड को कैलकुलेट करना है। देन हम लोगों ने एवरेज स्पीड ऑफ द कार कैलकुलेट करनी है। आफ्टर डैट हम लोगों ने 5 सेकंड्स के दौरान उसने कितनी मतलब उसकी स्पीड थी वो उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर? एक्स एक्सिस के अलोंग हमें पता है टाइम गिवन होता है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। ये ग्राफ हमें ऑलरेडी बना के दे दिया गया है। तो फर्स्टली हमसे पूछा गया है कि बुक वालों ने ही हमें ग्राफ बना के दिया है और हम लोगों से जस्ट कैलकुलेशंस पूछी हुई हैं। तो अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फर्स्ट हमारे पास था डिस्टेंस कार हैज़ ट्रैवल्ड, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है 40 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 40 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ड्यूरिंग द स्पीड ऑफ फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड के दौरान उसने कितनी स्पीड कवर की। तो स्पीड हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हमारे पास अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट 5 सेकंड्स में हमारे पास 5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट 5 सेकंड में उसने कितना मतलब डिस्टेंस कवर्ड किया, उसने की कितनी स्पीड थी। तो 5 हमारे पास यहाँ आया, हम इसको मतलब कि ये हम लोगों ने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, और आफ्टर डैट इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आई है 35 मीटर। 35 मीटर हमारे पास आ गया डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेकेंड्स, ठीक है।
तो हमारे पास स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने पुट की 35 और टाइम हम लोगों ने पुट किया 5 सेकेंड, तो स्पीड हमारे पास आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हम लोगों ने कार की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड कार की कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड मतलब जो उसकी स्पीड्स जो कि हम लोग अब एवरेज ले लेंगे। फर्स्टली हमारे पास जो हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 40 मीटर है, ठीक है, और टाइम हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी में हमें कहा गया है कि ड्यूरिंग स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड के दौरान उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड। अब हम लोग लास्ट 5 सेकेंड्स में देखेंगे कि हमारे पास उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें, उसने लास्ट वाले जो 5 सेकेंड्स हैं, मतलब कि 10 के बाद 10 8 9 10, तो लास्ट स्पीड यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी लास्ट स्पीड थी उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब इस वाले पोर्शन में 35 हमारे पास फर्स्ट वाले 35 से लेकर मतलब 5 सेकंड में उसने 35 डिस्टेंस कवर किया था। तो 5 सेकंड्स के बाद हमारे पास उसमें ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन आता है। और अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस उसने यहाँ से लेकर यहाँ कवर किया। तो मतलब 35 के बाद यहाँ पे 30 के बाद 35 से बाद 40, तो मतलब उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया आफ्टर 5 सेकंड में। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। In speed time graph, time is taken along x-axis and the speed is taken along y-axis. स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा हम लोग टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। and the velocity which is representing along vertical component, and जो हमारे पास जो velocity है, speed है जो हमारे पास, वो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रही होती है टाइम पर। अब हम लोग कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, लेट्स सपोज वो 4 मीटर पर सेकेंड है विद द टाइम। अब अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है और सेम होगी, तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा? The speed time graph will be the horizontal line parallel to the time axis along the axis as shown in figure. On the other words, a straight line parallel to the time axis represented constant speed of the object. Students, हम लोग x axis के along time को लेंगे, क्लियर, और y axis के along हम लोग लेंगे speed को, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट ही रहेगी ऑल द टाइम, हम लोग जितना मर्जी टाइम बढ़ा लें, टाइम चल रहा है, लेकिन अगर इस जगह पे देखें तो हमारे पास टाइम 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, इस जगह पे 15 सेकेंड्स हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास स्पीड एक कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ग्राफ आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। सो हमारे पास नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, क्लियर। अब जब स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो स्टूडेंट्स इस मीन टू से डैट, तो पहली बात ये कि स्पीड चेंज हो रही है, कि दैट्स मीन वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
अब स्पीड में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास लेट द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इन दिस केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, द स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 2.23। A straight line means that the object is moving with uniform acceleration. Slope of the line gives the magnitude of its acceleration. Let's suppose students हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है कांस्टेंट के लिहाज से। अभी हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं, हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे टाइम एक्सिस पे हम लोग टाइम को मेंशन कर देते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग वेलोसिटी को ले लेते हैं, हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6। हम लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट जब हमारे पास टाइम 5 सेकेंड थे तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 2 थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर दैट हमारे पास टाइम बढ़ता गया, 15 सेकेंड्स हुए तो इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट जब टाइम हमारे पास हुआ 15 सेकेंड तो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी आ गई वो हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को मेंशन कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो ये शो करेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसमें एक हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। ये हमारे पास बताएगा कि एक्सेलरेशन इसमें कितना डेवलप हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे, उनके दरमियान में फर्स्टली हम लोग उनके वैल्यूज को पुट करेंगे। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.7, हम इसे डिस्कस करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.23 ऑन द ग्राफ 2.23 गिव्स अ पॉइंट ए गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए पे उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी, और आफ्टर 5 मिनट्स द पॉइंट बी गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। 5 मिनट्स के बाद वो पॉइंट बी तक पहुंचता है। जब पॉइंट बी तक पहुंचता है तो उसकी जब पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसका जो टाइम था वो 10 सेकेंड हो गया, और जो उसकी वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। क्लियर, एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्टली हम इसकी स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस ग्राफ से की पहले स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास स्लोप ऑफ द ए बी लाइन विच इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास फर्स्टली हमारे पास थी, वेलोसिटी में चेंज आया पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, मतलब ये फाइनल, ये हमारे पास पॉइंट बी फाइनल है और पॉइंट ए हमारे पास इनिशियल है। तो हम लोग जब भी चेंज लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, मतलब 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखेंगे। इसी तरीके से टाइम इंटरवल, मतलब ए और बी के दरमियान हमारे पास जो टाइम इंटरवल था वो 5 to 10 सेकेंड था। 10 हमारे पास फाइनल वैल्यू थी और 5 हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी। तो 10 माइनस 5 सेकेंड ये हमारे पास आ गया 5 सेकेंड्स। तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर वुड बी द 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स,
Speed time graph as shown in figure 2.3 gives the acceleration of the object is 0.4 meter per second scale. Clear students? I hope students आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वन हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. Find the acceleration of the for speed time graph as shown in fig 2.24. अब हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ हमें दे दिया गया है और हम लोगों ने इसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें ग्राफ की वैल्यूज ऑलरेडी हमें दी जाएंगी, हम लोगों को जस्ट फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन को. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे सी और डी के दरमियान जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, पॉइंट सी और डी के दरमियान एक्सेलरेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास स्लोप ऑफ द सी डी इक्वल टू हमारे पास होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. क्लियर? तो यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी हमारे पास पॉइंट सी पे है 4, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और इसी तरीके से अगर हम लोग पॉइंट सी डी को देखें, अगर हम लोग इनके दरम्यान में टाइम को देखें, ठीक है, तो हमारे इनके दरम्यान टाइम है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड. तो हम जब 2 माइनस 4 तो हमारे पास -2 आ जाएगा, 10 माइनस 5 तो हमारे पास 5 सेकेंड आ जाएंगे. जब हम लोग 2 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर वुड बी 0.4 -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो नेगेटिव है. ठीक है. नेगेटिव शो करता है डी एक्सेलरेशन को, मतलब स्पीड बढ़ने के साथ साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ जो उसकी एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कहते हैं डी एक्सेलरेशन. तो हमारे पास द ऑब्जेक्ट हैज डी एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्केल. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आप लोगों ने मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. The area under a speed time graph representing the distance traveled by the object is the motion of the uniform. Then the area can be calculated using appropriate formula by the geometrical shape represented by the graph. अब एक अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका हम लोग कैसे उसका डिस्टेंस को कवर करेंगे, उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो उस एरिया को हम लोग शेडेड कर देते हैं जिस एरिया में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो फर्स्टली हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करेंगे तो देन आपको टॉपिक भी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन इज शोन इन फिग 2.25. ठीक है. फर्स्टली हमारे पास एक ग्राफ बना हमें दे दिया गया है, उसमें वैल्यूज हमें पुट करके ऑलरेडी दे दी गई हैं. तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स. देन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इट्स डी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स. और आफ्टर दैट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी. स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं जो कि हमारे पास टाइम है. क्लियर? और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग अपनी डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं जो कि हमारे पास वेलोसिटी है. क्लियर? तो फर्स्टली हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है. वेलोसिटी में कितना चेंज आया और डिवाइडेड बाय टाइम. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम यहाँ से अपनी ग्राफ की तरफ चलते हैं. हमारे फर्स्ट 5 सेकेंड्स में हमारे पास जो उसमें उसका एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू क्या थी. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें फर्स्ट 5 सेकेंड्स में हमारे पास जो वैल्यू आती हैं तो हमारे पास ये हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 5 है, 10, फिर 15, फिर 25 है. ठीक है. ये हमारे पास 16 है. क्लियर? यहाँ पे 0, 5, 10, 15 मतलब 5 के डिफरेंस से हम लोगों ने डिस्टेंस लिया हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में हम लोगों ने
फर्स्ट 10 सेकंड्स में हम लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट 5 सेकंड्स में, अगर हम लोग फर्स्ट 10 सेकंड्स में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास होगी फर्स्ट 10 सेकंड्स में। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, जो हमारे पास आ जाएगी 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास आ गया 10 सेकंड्स। तो जब हम 16 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो 5 सेकंड्स में जो आंसर आ जाएगा, आंसर वुड बी द 16 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ऑप्शन बी हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स। अब लास्ट 2 सेकंड्स में हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब लास्ट 2 सेकंड्स में हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। टाइम हमें दे दिया गया है, हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है हमारे पास वो 2 सेकंड्स है, ठीक है। अब डी एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास हम लोग फर्स्ट का ही रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब 0 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -8। और हमें पता है कि जो माइनस है वो शो करता है डी एक्सेलरेशन को या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये हम लोग इस डायग्राम से देखेंगे। फर्स्टली हम लोग इस डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व है, ये ए बी सी, ठीक है, इसके दरमियान में हम लोग एरिया अंडर द कर्व है ये हमारे पास, इससे हम लोग अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे इस एरिया में से, ठीक है। अब हमारे पास एरिया अंडर द कर्व ग्राफ का फॉर्मूला है 1/2 इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हम लोग सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 18 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, ठीक है। हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जो हाइट है वो हमारे पास 16 है, हाइट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट के साथ 18 में हम लोग 30 को प्लस करेंगे, ठीक है। 18 सेकंड प्लस 30 सेकंड्स, और हम लोग हाइट हमारे पास है 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारे पास आ गया 384 मीटर। क्लियर। और अगर हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 384 मीटर था और टाइम हमारे पास 30 सेकेंड्स है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 12.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।